हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आपका जो टॉपिक लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था असंक्रामक रोग, और जिसमें आपका मधुमेह, जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि एक संक्रामक रोग भी आपको पढ़ाया था, उसी चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। आज का जो आपका रोग आप पढ़ेंगे वो है आपका एक रक्तचाप के बारे में, यानी कि लो बीपी और हाई बीपी इसके अंतर्गत आएंगे। और दूसरा रोग है आपका हृदय संबंधी रोग, ये भी क्या है, असंक्रामक रोगों में ही आते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्या है, रक्तचाप या रक्तदाब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि हृदय हमारा क्या काम करता है, हृदय हमारा रक्त को पंप करने का काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में वाहिनियाँ आपने सुनी होंगी, शिराएं और धमनियाँ। रक्त वाहिनियाँ होती है ना, ब्लड वेसल्स, जिसमें आपने दो के बारे में सुना होगा, शिराएं और धमनियाँ। शिराओं का काम क्या होता है, ये जो शिराएं होती हैं, ये जो शरीर में हमारे अशुद्ध रक्त होता है, शरीर के अंगों का जो अशुद्ध रक्त होता है, वो शरीर के अंगों से ले जाकर हृदय को देती हैं। हृदय हमारे उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है, वहाँ पे ये शुद्ध होता है। उसके बाद फेफड़ा वापस से इस शुद्ध रक्त को हृदय के पास पहुंचा देता है, और जो हृदय के पास जो अब शुद्ध रक्त आ गया है, ये शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा वापस शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो शिराएं और धमनियों के बारे में आप समझ गए। रक्त वाहिनियाँ होती हैं, शिराओं में आपका अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, शिराएं जो आपकी होती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त को कहाँ से लेकर आती हैं, विभिन्न शरीर के अंगों से लेकर आएंगी हृदय की तरफ, और धमनियाँ क्या करती हैं, हृदय से रक्त को लेके जाती हैं विभिन्न शरीर के अंगों की तरफ। इस चीज़ को आप समझ गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रक्तचाप के बारे में। तो हृदय का काम क्या था, शरीर के सभी अंगों और नसों में आपका रक्त को पहुंचाने का काम करता है हृदय। जब ये रक्त आपका धमनियों में बहता है तो उस टाइम पर ये एक दबाव पैदा करता है, जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं या धमनियाँ, उसमें एक दबाव या प्रेशर पड़ता है। उस दबाव को ही हम बोलते हैं रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो रक्त हमारा फ्लो कर रहा है ना बॉडी में या धमनियों में, तो इसमें जो दबाव पड़ता है नलिकाओं में, इसी दबाव को हम बोलते हैं रक्तदाब। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होना चाहिए, आदर्श रक्तदाब कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए आदर्श रक्तदाब आपका होता है 120/80। ठीक है, ये आपका प्रकुंचन की अवस्था के समय होता है, ये आपका शिथिलन की अवस्था के समय में होता है, दोनों याद रखना, 120 और 80। ठीक है, इसमें अगर ज़रा सा भी कम ज़्यादा होगा, समझ जाओ उस वक्त क्या है, परेशानी, या तो लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर हाई बीपी की परेशानी हो जाएगी। ठीक है, आदर्श रक्तदाब क्या है, 120 और 80। ठीक, अब रक्तदाब की बात करते हैं कि इसको कैसे मापते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, रक्तदाब कितना होता है, और सेम ऐसे ही आपका स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त शर्करा का मान कितना होता है। तो खाली पेट आपकी रहती है 70 से 110, और भोजन करने के बाद 110 से 140 होती है। दोनों प्रश्न आपके एक साथ आए थे 2018 वाले पेपर में। तो दोनों बस आपको मान याद करने हैं अंक में, तो इसको याद कर लो। नेक्स्ट आपका बात करते हैं रक्तदाब को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये है आपका रक्तदाब मापी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये, कि रक्तदाब को किसके द्वारा मापते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, इंग्लिश का नाम याद रखिए तो आपको दोनों जगह काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न रक्तचाप की बात करें तो ये लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। निम्न रक्तचाप वह दाब है जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका प्रवाह कितना होना चाहिए था, 120, 80, और ये कितना हो सकता है, 110, 70 हो जाए। ठीक है, और भी नीचे हो जाता है, 60 हो जाता है किसी किसी का, ये वाला 60, 50 तक पहुंच जाता है, ये वाला 90, 80 तक पहुंच जाता है। तो वो अवस्था क्या होती है, निम्न रक्तदाब की होती है, यानी कि लो बीपी की होती है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण में दिखाई देंगे। आप घर में भी देखते हैं ना, कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, किसी को अचानक से पसीना, मतलब गर्मी का मौसम है, पसीने आने लगे, तो ये पसीना आना। ठीक है, शरीर का एकदम से ठंडा पड़ जाना, बेहोशी होना। ठीक है, नाड़ी की गति तीव्र परंतु कमज़ोर प्रतीत होना, ये सारे लक्षण आपके लो बीपी के हैं। और उस टाइम पे क्या करते हैं, जिसको भी एकदम से जिसका बीपी डाउन हो जाता है, उसको नमक वगैरह कुछ पानी में घोल करके पिला दिया जाता है, ताकि बीपी क्या है उसका ठीक आ जाए। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, लीवर संबंधित अगर कोई समस्या है वहाँ पर भी आपका लो बीपी हो सकता है, मधुमेह वगैरह बीमारियों में भी लो बीपी आपका हो जाता है, और कभी मोटापा या खून की कमी से भी आपका लो बीपी की समस्या बन जाती है।
अब इससे बचने के उपाय क्या हैं, या फिर मतलब जब हो जाता है तो हमें क्या-क्या अपने खान-पान में या जीवन की शैली में बदलाव करना चाहिए। तो जब आपका लो बीपी की आपको शिकायत रहती है, तो उस टाइम पे जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें नमक की मात्रा हमें थोड़ी-सी बढ़ा लेनी चाहिए। अगर हम कम नमक खा रहे हैं तो हमें थोड़ा-सा नमक क्या है उसमें ऐड कर लेना है, ठीक है? धूम्रपान वगैरह से परहेज़ करना है, और दूसरी बात तनाव यानी कि टेंशन से, चिंता से बहुत दूर रहना है। और चिंता का आप एक ने डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, चिंता चिता समान है, यानी कि चिंता जो होती है आपकी सारी बीमारियों की जड़ है। तो जितना हो सके तनाव से दूर रहें, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे हाई बीपी हो, इन सारी कंडीशंस में चिंता वगैरह या तनाव वगैरह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये आपके स्वस्थ मनुष्य के लिए भी बात करी जाती है कि अगर अपने मतलब अपनी जीवन शैली को ठीक रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, तो क्या करना है, पानी को अधिक से अधिक मात्रा में लें। खाना एक बार खाएं, और खाना एक बार खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहना चाहिए लो बीपी वालों को। और नमक थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा खाने में, अगर वो नमक कम ले रहे हैं तो। और तुलसी की पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। बहुत सारी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी मिल जाएंगी जिनका सेवन करने से क्या है, बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, ठीक है? और सुबह-सुबह क्या कहते हैं, वॉक पर जाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज़, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। मतलब अगर आप सुबह-सुबह वॉक पर जाएँगे, थोड़ा-सा योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, इससे क्या है, इन सभी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगला है आपका उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, जो आपका रक्तचाप है या रक्तदाब है वो कहाँ पहुँच जाता है, 130 से 180, 130 और 80 से ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ठीक है? तो वो कंडीशन होती है आपकी उच्च रक्तचाप की। इसमें होता क्या है, हमारा शरीर धमनियों के माध्यम से खून को शरीर में पंप करता है, और हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त के लिए एक निश्चित दबाव जो ज़रूरी होता है ना, उससे अधिक दाब बढ़ जाएगा। निश्चित दाब आपका कितना ज़रूरी था, 120 और 80 चाहिए था, पर इससे ज़्यादा हो गया तो हो गया हाई बीपी, और इससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, लो बीपी, ठीक है? तो जब रक्तदाब आपका बढ़ जाएगा, वहीं पर आपका उच्च रक्तचाप की शिकायत हो जाती है, ठीक है? और उच्च रक्तचाप जो होता है ना, उच्च रक्तचाप से आपको और भी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी यानी कि किडनी की बीमारी बोल सकते हैं, हृदय संबंधी रोग। उच्च हाई बीपी से बहुत आपको देखने को मिलता है, आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे आसपास लोग जिनको हाई बीपी की वजह से या तो किडनी की बीमारी हो जाती है, या फिर किसकी, हृदय की बीमारी हो जाती है, ठीक है? आँखों का ख़राब भी हो जाता है। आजकल तो डायबिटीज़ की वजह से भी आई साइड आपकी बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, लो होती जा रही है। ये बहुत सही है, जो तीनों चारों बीमारियाँ आपको असंक्रामक रोगों में आप पढ़ रहे हैं ना, इनकी वजह से, एक तो डायबिटीज़, दूसरा हाई बीपी, तीसरा लो बीपी, इन तीनों की वजह से शरीर के जो बाकी के अंग हैं उन पर फ़र्क देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या होते हैं, तो सीने में दर्द होना, दिल की धड़कन का अनियमित होना, अचानक से कभी ऐसा लगता है ना चक्कर से आ रहे हैं, और सिर भारी भारी सा हो रहा है, ठीक है? ये सारे आपके हाई बीपी के लक्षण हैं। शरीर में कमजोरी महसूस होना, ये भी आपका हाई बीपी का है। कारण क्या हो सकता है इसका, तो सबसे ज़्यादा कारण इसका क्या है, ज़्यादा नमक खाना, ठीक है? बहुत ज़्यादा जब नमक खाते हैं तो उनको भी शिकायत हो जाती है हाई बीपी की। हाई बीपी वालों को बोला जाता है कि जितना हो सके खाने में नमक कम खाएं, और ऊपर से नमक, जैसे सब्जी बन गई है तो उसके बाद ऊपर से नमक डालकर ना खाएं, ठीक है? मानसिक तनाव, जैसा कि अभी बताया था मैंने, तनाव तो किसी भी बीमारी में नहीं करना, कोई भी आपको बीमारी हो, और स्वस्थ मनुष्य को भी तनाव से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुक्त रहना चाहिए तनाव से। मधुमेह की बीमारी है तब भी हो सकता है, धूम्रपान, अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं तब भी आपको इसकी शिकायत हो सकती है, और उच्च वसा युक्त आहार जब हम लेते हैं तब भी, ठीक है? उच्च वसा युक्त, देखो जो आपको बताए थे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, उनकी एक उचित मात्रा ही क्या है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, ठीक है? वो हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में ही जाएंगे, जितनी हमारी बॉडी को नीड है उतने ही जाएंगे तो वो फ़ायदा करेंगे। उससे ज़्यादा या कम जाते हैं तो वो नुकसानदायक होते हैं, ठीक है? सेम अगर हम बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, नुकसान करती हैं आगे। अगला क्या है, उच्च रक्तचाप से बचने के उपाय। तो पहला उपाय है आपको योगा और व्यायाम करें, जितना हो सके तनाव से दूर रहें, और अपना आहार में बदलाव करें, ठीक है? जो भी संतुलित आहार लेना है, और साथ साथ नमक, इसमें आप चाहें तो नमक को कम करें,
कम कर सकते हैं। वैसे तो नमक एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये सब्जी में नहीं मिलेगी या खाने में नहीं मिलेगा तो स्वाद ही नहीं आएगा। पर कोशिश करें कि नमक जितना हो सके कम लें, ऊपर से ना डालें। बहुत सारे जिनको हाई बीपी होता है ना, उनकी आदत भी होती है ज़्यादा तेज़ नमक खाने की, खाने में। जैसे डायबिटीज़ अगर हो गई ना, तो उन लोगों को मीठा भले ही पसंद ना हो, लेकिन मीठा फिर पसंद आने लगता है, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, मीठी चीज़ें मना होती हैं और उनको मिठाइयाँ और ज़्यादा पसंद आ जाती हैं। सेम ऐसी हाई बीपी में है, ठीक है। नमक भले ही पहले कम खा रहे हो, पर अगर एक बार हो गया हाई बीपी तो वो ऑटोमेटिक ही नमक ज़्यादा खाएं। ऐसा होता है ना, ह्यूमन की ऐसी नेचर है, ह्यूमन नेचर ही एक ऐसा है। नेक्स्ट आते हैं हृदय रोग की बात करें तो हृदय रोग में आपके बहुत सारे रोग आते हैं। हृदय रोग का प्रमुख है आपका र्यूमेटिक हृदय रोग। नेक्स्ट है आपका जन्मजात हृदय रोग, ठीक है। कुछ बच्चों को पैदा होते ही रोग होता है हृदय रोग, ठीक है। थर्ड है आपका पैराकार्डियल बहाव रोग, हार्ट अटैक हो गया। चौथा एंजाइना हो गया, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया और इत्यादि, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम सबसे ज़्यादा देखेंगे हार्ट अटैक को और जन्मजात रोगों को, ठीक है। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम सीख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, या क्या इनकी पहचान है, क्या क्या लक्षण है इनके। सबसे पहला है आपका र्यूमेटिक हृदय रोग। तो र्यूमेटिक हृदय रोग आपका एक बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। इसमें क्या होता है, हृदय में क्या होते हैं, बाल्ब पाए जाते हैं। सभी जानते हैं हृदय हमारा कैसा होता है, इस तरीके का तो हार्ट होता नहीं है, मुट्ठी के बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं बता दूं, हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ तो आप समझ जाना। जो पहले 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं, नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उनको निलय बोलते हैं। और इधर आपका दायां, इधर आपका बायां, इस तरीके से ये बटा होता है। तो ऊपर के बाएं वाले क्या हो जाएंगे, बाएं अलिंद और बाएं निलय, और दाएं तरफ के दाएं अलिंद और दाएं निलय, ठीक है। अलिंद और निलय के बीच में ही आपके लगे होते हैं बाल्ब। अलिंद से रक्त आपका निलय में तो आता है, पर निलय से कहाँ जाएगा, अलिंद में जाएगा क्या, नहीं जाता, ठीक है। आता है बस, जाता नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर आपके बाल्ब लगे होते हैं, जो बाल्ब खुलते हैं और ब्लड को वहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यही आपके बाल्ब क्या होते हैं, सही ढंग से उस वक्त क्रिया नहीं कर पाते हैं इस रोग में, और इस प्रकार जो होती हैं आपकी पेशियों को कमज़ोर होने के कारण हृदय आपका काम नहीं करता है। र्यूमेटिक हृदय रोग में कौन सा बैक्टीरिया होता है, उसका नाम नोट कर लीजिए। यह रोग आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण गले के संक्रमण से शुरू होता है, ठीक है। अगला है आपका जन्मजात जो बीमारी होती है हृदय की, वो कैसे होती है। तो जन्मजात कमियां होती हैं कुछ जन्मजात हृदय रोग में। जन्म के समय ही हृदय की जो संरचना होगी उसमें कुछ गड़बड़ी या खराबी होगी, उसी वजह से क्या होता है, जन्मजात हृदय रोग हो जाते हैं। जन्मजात हृदय की विसंगतियां हृदय में जाने वाली रक्त के समय प्रवाह को बदल देती हैं, ठीक है। पैदा होते ही कोई बच्चा अगर पैदा हुआ है उसी वक्त, जैसे होता है, आपने बहुत से ऐसे केस देखे होंगे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें कोई उसके किसी शरीर में कोई कहीं ना कहीं कोई विकार है, किसी को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, किसी को कोई बोल नहीं पाते हैं पैदा होते ही। तो वैसे ही सेम आपका हार्ट में भी है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जन्म के समय ही उसके हृदय में कुछ ना कुछ विकार होगा, कुछ कमी होगी उसकी संरचना में। वहीं से जो अब कमी है तो इसका मतलब क्या है, जो हृदय हमारा प्रॉपर फंक्शन करता था वो उतना नहीं कर पाएगा, और वही आपका रोग क्या हो जाएगा, जन्मजात संबंधी रोग हो जाएंगे। हार्ट अटैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जानलेवा और घातक बीमारी इस टाइम से बनी हुई है आपकी। किसकी वजह से, हाई बीपी की वजह से। बहुत आपको बहुत सारे केस अपने आसपास दिखेंगे। तो हार्ट अटैक क्या होता है, घातक और जानलेवा बीमारी है। दिल का दौरा, इसको दिल का दौरा भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें होता क्या है कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, आपका रक्त ढंग से फ्लो नहीं कर पाता है। अब उस रक्त के फ्लो करने का कारण, फ्लो ना करने का कारण क्या है, या तो उसमें रक्त का थक्का जम जाए या फिर धमनियाँ सक्रिय हो जाएं, ठीक है। तो ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा, रक्त उसमें फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली कंडीशन यही होती है कि हृदय की जो धमनियाँ यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं ना, उसमें रक्त का थक्का जम जाता है, जिस कारण जो रक्त होता है वो ढंग से आपका प्रवाहित नहीं हो पाता, फ्लो नहीं कर पाता है। धमनियों में रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से विशेषज्ञों ने बताया है कि हृदय की रुकावट हृदय की धमनी से 60 से 70% रुकावट से सीने में तेज़ दर्द होता है, इसी को ही हम बोलते हैं हार्ट अटैक। बाईं तरफ की जो आपका हिस्सा है जहाँ पर हमारा हृदय होता है, वहाँ पर आपका उस तरफ गर्दन में, बाएं और हाथ वगैरह में आपका जब हार्ट अटैक की समस्या होती है ना, उस वक्त आपका बहुत तेज़ दर्द होता है छाती में। मरीज़ कभी कभार इसमें शॉक में भी चले जाते हैं। तो ये सब इसके लक्षण हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है, हाई बीपी वालों को भी आ सकता है, महिलाओं में भी है। लेकिन क्या है, आजकल जो देखी जा रही है कंडीशंस, उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को साइलेंट अटैक पड़ते हैं, यानी कि पता ही नहीं चलता है कि अटैक पड़ा था, ठीक है।
थोड़ा बहुत होगा, उनके लक्षण दिखाई देते हैं, बाकी के दिखाई नहीं पड़ते। जब आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे तब बोलोगे कि हाँ साइलेंट, तब वो डॉक्टर बताते हैं कि साइलेंट अटैक आया था। तो आजकल जो 25% केसेस देखे जा रहे हैं उसमें क्या है, ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें साइलेंट अटैक पड़ता है और वो पता नहीं चलता। ठीक है, डायबिटीज़ के रोगी हो सकते हैं, महिलाएं रोगी हो सकती हैं, ये सभी। हृदय आघात के हम लक्षण देखते हैं तो पसीना, ज़्यादा पसीना आते रहना, सीने में दर्द, सीने में दबाव, बाईं तरफ का जो हिस्सा है, गर्दन हो गई, बायां हाथ हो गया, इधर दर्द महसूस होगा। ठीक है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ठीक है, और खांसी के दौरान ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, उल्टी जैसा लगता है। ठीक है, काफ़ी दर्द होता है बाईं तरफ, तो पता चल जाता है कि हाँ कुछ समस्या ऐसी है, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हृदय घात और इसके रोकथाम के उपाय। तो देखिए, हम जब भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या फिर हम उसके शिकार हो जाते हैं तो उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो भी हमें चीज़ें, जैसे बीपी की समस्या की वजह से हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम क्या करें, अपने बीपी को मेंटेन करें। बीपी जो भी हमारा है, जितनी भी वो है उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, शुगर की वजह से है तो हमारी जो शुगर है उसको हम अपना ठीक करें, उस लेवल तक लेकर के आएँ। तो हमें इसका मतलब कहने का क्या है कि हमें अपनी जो भी दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। अपने खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा, और हमें जो एक्सरसाइज वगैरह जो पहले नहीं करते थे शायद, उनको भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका आपका पहला उपाय यही है कि नियमित रूप से आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए। वसा युक्त भोजन का कम सेवन करें। पानी में नींबू का रस मिलाकर रोज पिएं। कोलेस्ट्रॉल का स्तर अपना 130 के अराउंड रहना चाहिए, और रक्तदाब क्या है, 120/80 रहना चाहिए। पर ऐसा होता है कि जब आपको ये हो जाती बीमारी एक बार, हाई बीपी लो बीपी की, तो नहीं रह पाता है उतना। तो 120 से अगर 130 भी आपका ये पहुंच जाए, 130/80, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे ऊपर अगर आपका हो गया तो आपको डॉक्टर से जाके अपना जो भी है चेकअप वगैरह करा के वहाँ से उनसे मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं बाद में। ठीक है, बीपी की जो समस्या है आपकी, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका बीपी हाई है तो कल आपको दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाँ, वो कुछ समय बाद आपके कहीं ना कहीं अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन पर इफ़ेक्ट डालेगा ही डालेगा। ठीक है, सेम डायबिटीज़ भी यही करती है। अगला आपका नोट पॉइंट है, प्रकुंचन दाब पूछा गया था कि प्रकुंचन दाब क्या होता है। तो हृदय में निलय प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर का जो दाब होता है वो प्रकुंचन दाब कहलाता है। प्रकुंचन का मतलब है जब हृदय हमारा सिकुड़ता है ना, उस टाइम जो दबाव पड़ता है वो प्रकुंचन दाब है। तथा अनुशीतलन की अवस्था में जब धमनी के अंदर दाब पड़ता है तो वो आपका होता है अनुशीतलन दाब। और प्रकुंचन दाब आपका रहता है 120, अनुशीतलन दाब होता है आपका 80। और इसी प्रकार से जो आपका आदर्श रक्तदाब बनता है वो क्या बनता है, 120 और 80। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना, 120 mm/Hg होगा और 80 mm/Hg होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका शिराएँ क्या होती हैं, धमनियाँ क्या होती हैं। मैंने आपको भी शॉर्ट में बता दिया था, पर क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको नोट कर दिया है। शिराएँ वे रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की तरफ लेकर के आती हैं। इनकी दीवार पतली और कम लचीली होती है, आप अपनी रिस्ट पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको हरी हरी सी या फिर कुछ बैगनी या नीली दिखाई देती हैं। ठीक है, पैरों पर भी दिखाई देती हैं। ठीक है, गर्दन पे भी, और बहुत सी जगह हमें बॉडी पर, क्योंकि ये बहुत ही हल्की होती है इनकी सतह, इसलिए मतलब इनकी जो दीवार होती है बहुत ही पतली हल्की होती है, और हमारी जो त्वचा होती है इसके जस्ट नीचे ही होती हैं, तो इसलिए ऊपर हमें दिखाई देती हैं। और इनके नीचे धमनियाँ होती हैं वो थोड़ी मोटी दीवार की होती हैं, वो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। पर शिराएँ अगर हम चाहें तो अपनी देख सकते हैं, आप अपनी कलाई पर देखिएगा, आपको दिख रही होगी हरी हरी और बैगनी बैगनी सी, वही आपकी क्या है, शिराएँ होती हैं। ठीक है, शिराओं का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की तरफ ये लेकर के आती हैं। अगर आपसे दिशा पूछी जाए तो शिराएँ जो शिराओं की दिशा क्या होती है, विभिन्न अंगों से या शरीर के अंगों से हृदय की तरफ। और धमनियों की दिशा क्या होती है, रक्त को ले जाने की हृदय से शरीर के अंगों की तरफ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी शिरा और धमनियाँ। वैसे तो ये डिटेल में थी नहीं, रक्त आपको पढ़ाया होगा तो वहाँ पर मैंने बताया होगा, शायद ये लास्ट सेमेस्टर में आपका रक्त वाला टॉपिक था, शिरा और धमनी का। अब वही होता है ना कि जब हम साइंस एक बार पढ़ चुके हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको पिछले सेमेस्टर से उठा के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, हृदय है तो सिर्फ हृदय नहीं, हृदय से जुड़ी हुई और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपका चैप्टर रहेगा ऊष्मा वाला। मैं पहले फिजिक्स का चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद आपका जो पर्यावरण का बचा हुआ है वो कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।